अरेनियम आयन मैकेनिज्म। अरेनियम आयन मैकेनिज्म आपके पास एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, जो कि आपके पास बायोमोलिकुलर रहती है और ये इन्वॉल्व करता है अरेनियम आयन इंटरमीडिएट को। ये मैकेनिज्म अरेनियम आयन का क्या इन्वॉल्व करा है, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व करा है। इस मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। यूनिट 1 आपके पास ये रहेगा फॉर योर एमएससी सेकंड सेम, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास कोर्स है मास्टरी में, उसमें आपके पास ये चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर। समटाइम्स द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज SE2 मैकेनिज्म एज इट इज़ बायोमोलिकुलर। तो समटाइम अरेनियम आयन मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, SE2 मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कैसा प्रोसेस है, एक बायोमोलिकुलर प्रोसेस है। इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टेप टू गिव अ कार्बोकैटायन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो आपके पास रहेगा वो अटैक करेगा किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर फर्स्ट स्टेप में, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोकैटायंस की। जैसे आपने स्टेप 1 यहाँ पे देखा, हमने इस स्टेप में क्या किया, अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल का सबस्ट्रेट के ऊपर, और आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकैटायंस की, जिसे हम और क्या कहते हैं, नोन एज अरेनियम आयन। अरेनियम आयन भी हम इसे कह सकते हैं, वेलेंट इंटरमीडिएट भी हम इसे कह सकते हैं, और या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स और बेंजोनियम आयन और साइक्लोहेक्साइल डाइइनाइल कैटायन, ठीक है। अगर आपके पास कैसा सिस्टम है, बेंजोइड सिस्टम है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। जिसकी अदर नेम है कार्बोकैटायन को हम ये चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन दी सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप की बात करें तो आपके पास जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप आपके पास जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, राइट। द मैकेनिज्म रिजेंबल द टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म बट द चार्जेस आर रिवर्स्ड हियर। द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग एंड द रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है ये कैसा स्टेप रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, ओके। इस वजह से जो रिएक्शन है, ये आप रिएक्शन देख रहे हो, ये क्या फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मे बी अ पॉजिटिव आयन और अ डायपोल। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की हमने बात की, वाई पॉजिटिव हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया था, ये या तो आपके पास रहेगा पॉजिटिव आयन या फिर डायपोल की तरह। द अरेनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बट ड्यू टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी its resonance energy is much less than that of parent aromatic system. Thus, the areonium ion loses a proton and reverts to the more stable aromatic state. A base parent in the reaction mixture helps in the removal of the proton. तो जो अरेनियम आयन आपके पास रहता है ये स्टेबलाइज्ड होता है किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा, बट इसके बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगी, लेस होगी पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम के, जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास अरेनियम आयन है वो लूज़ करता है प्रोटॉन को एंड रिवर्ट करता है मोर स्टेबल एरोमेटिक स्टेट को, ओके। अब बेस पेरेंट इन दी रिएक्शन मिक्सचर हेल्प्स इन दी रिमूवल ऑफ द प्रोटोन। तो जो बेस पेरेंट है रिएक्शन मिक्सचर में वो आपके पास हेल्प करता है प्रोटोन की रिमूवल करने में, ओके। तो अरेनियम आयन मैकेनिज्म की ये 2 स्टेप रहेंगे। फिर हम बात करेंगे एविडेंसेस की, कैसे कौन कौन से एविडेंसेस है जो आपके पास सपोर्ट कर रहे हैं अरेनियम आयन मैकेनिज्म के लिए। तो आप देख सकते हो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, PYQ सीरीज़ मैंने उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि उसमें एविडेंसेस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एविडेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये करने ही होंगे। जैसे हमने बात की एविडेंसेस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म, तो पहला एविडेंस
हमें बताता है आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। ठीक है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म इज द आइसोलेशन ऑफ द अरेनियम आयन इंटरमीडिएट इन मैनी केसेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आइसोलेशन हो रही है अरेनियम आयन इंटरमीडिएट की। सेकंड जो आपके पास एविडेंस है वो है आइसोटोप इफेक्ट का। अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द आइसोटोप प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। तो आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, जो आपके पास डिफरेंस रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन के बीच, क्यों, ड्यू टू द डिफरेंस इन द आइसोटोप प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। इफ द प्रोटॉन इज lost before the arrival of the electrophile, or if the loss of proton and the arrival of the electrophile are simultaneously, then there should be a substantial isotope effect। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे आइसोटोप इफेक्ट का, सिंपली क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट में थ्योरी तो लिखनी नहीं होती है, तो हमने मेन क्या करना है, रिएक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देना है आइसोटोप इफेक्ट का। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, अरेनियम आयन मैकेनिज्म में जो आपके पास CH बॉन्ड है वो टूटता नहीं है, इसीलिए वो क्या है आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा और उसमें कोई भी आइसोटोप इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। लास्टली हम इसमें बना सकते हैं एनर्जी डायग्राम। ओके, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बना सकते हैं फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो ये आपके पास डायग्राम रहेगा, राइट। तो ये था अरेनियम आयन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है विद इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन रहेगी। इस रिएक्शन में हम बात करेंगे, कौन सा रिएक्शन है ये, विल्समियर-हैक रिएक्शन। फॉर्मेलेशन ऑफ एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक फिनोलिक ईथर एंड डाइएल्काइल एनिलीन्स इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विद डाइसब्स्टिट्यूटेड फॉर्माइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड विल्समियर और विल्समियर-हैक रिएक्शन। तो सिंपली आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज विल्समियर रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म, या फिर आपसे पूछा जा सकता है विल्समियर-हैक रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की डेफिनेशन की, राइट। तो इसका हम एग्जाम्पल देंगे। ओके, तो हमने एग्जाम्पल देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ये कंपाउंड लेना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने लेना है, या तो हम लेंगे एजुलिन या फिर फेरोसिन का। ठीक है, और इस पर हम लगा देंगे प्लस, हम करेंगे PHNMeCHO। तो इससे हम क्या कहते हैं, एन फिनाइल एन मिथाइल फॉर्माइड, एन फिनाइल एन मिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, इसके साथ हमने इसका रिएक्शन करना है, और आपके पास हम इसमें कैटालिस्ट यूज़ करेंगे POCl3। ओके, और आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो बनेगी इस तरीके से, OMe सेम रहेगा, जिसका ये CHO है ये इस पोजीशन में लग जाएगा, और सेकंड स्ट्रक्चर में CHO की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, और आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, PHN, N के साथ यहाँ पे आपके पास H लग जाएगा, और Me एज इट रहेगा। ओके, फिर आते हैं इसका मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, सबसे पहले PHNMeCHO को हमने ओपन फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इसके साथ हमने ट्रीट करना है POCl3 मीन्स POCl3 यहाँ पर हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, इमीनियम आयन, और आपके पास ये इमीनियम आयन की फॉर्मेशन बनेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, PHN, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर थे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पेयर यहाँ को शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, Me का Me रह गया, CO, H का H, और इसके साथ क्या लगा दिया हमने, PCl2O, और यहाँ पे प्लस Cl नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ से आपके पास अटैच हो रहा है। फिर आएगा आपके पास PHN पॉजिटिव Me डबल बॉन्ड ClH प्लस, ये जो आपके पास रिंग थी ये आपके पास साइड में आ जाएगी, प्लस O नेगेटिव
P डबल बॉन्ड हो PCl2 करके। और या फिर आपके पास क्लोरीन ये आयन इस तरह से बनेगा PHNMeCClH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ तक आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी कंप्लीट मैकेनिज्म में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया क्लोरोमियम आयन आ गया। तो इसके साथ हम ट्रीट करेंगे जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था ये कंपाउंड। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, जो आपके पास यहाँ पे हमने आयन निकाला था। ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो कार्बन इसके साथ क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन बना देगा। फर्दर जो आपके पास ये कंपाउंड है ये आपके पास सेम रहेगा एज इट, बट जो वाटर है इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट आउट हो गया। और बाकी जो आपके पास पूरा डायग्राम था या पूरी जो रिंग थी वो सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा। फिर हमने एक्वस NaOC का यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना है और आपके पास फॉर्मेशन बन जाएंगी इस कंपाउंड की। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट था। तो ये इसकी मैकेनिज़्म है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये मैकेनिज़्म होगी रिएक्शन की और ये आपके पास पूरा रिएक्शन है। ओके, सो अब बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या है। इट इज़ यूज्ड इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ होता है। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फॉर्माइलेशन रिएक्शंस। कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये, फॉर्माइलेशन रिएक्शंस में यूज़ हो रहा है एज एन इंटरमीडिएट। किसकी तरह, इंटरमीडिएट की तरह। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एज द फॉर्माइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड रिलेटिवली इजिली बाय डिफरेंट फंक्शंस। तो ये इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है प्राइस रीअरेंजमेंट। तो प्राइस रीअरेंजमेंट क्या होती है, कैसी रीअरेंजमेंट है, जब आपके पास फिनोलिक एस्टर द rearrangement of phenolic ester into an ortho and para hydroxyketone on heating with Friedel-Crafts catalyst most commonly with AlCl3 is known as Fries rearrangement। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास फिनोलिक एस्टर का हम रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ, पैरा हाइड्रोक्सीकीटोन या फिर जो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट होते हैं कॉमनली जो हमने लिया है AlCl3 के साथ। इसके साथ में हमने रिएक्शन किया और आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बनता है। इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछला वाला एग्जाम्पल किया था सेम OHCOR यहाँ पर लग रहा है, OHCOR इस पोजीशन में लग रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी आपके पास मैकेनिज्म पूछी जाती है एग्जामिनर द्वारा, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं। तो मैकेनिज्म भी इसमें 2 टाइप की रहती है। फर्स्ट वन इज़ इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज़ इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म। इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म में हमने क्या लेना है, OCOR प्लस AlCl3। ठीक है, OCOR ये क्या है, पूरा कंपाउंड ये क्या बनता है, फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर के साथ हमने रिएक्ट किया फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट। ठीक है, AlCl3 क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट है। और आपके पास इसमें फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट्स की। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले तो आप डायग्राम को देखिए। OCOR में कोई चेंजेस नहीं हुए, बट जो ये AlCl3 था ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच्ड हो गया। O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। द सेकेंड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, Al यहाँ पे अटैच्ड हो गया O के साथ, AlCl3। और जो ये RCO है ये रिमूव हो गया, इसने अपना ही एक पोजीशन बना दी और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, थर्ड डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तक के 2 बॉन्ड, O ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था एंड AlCl3 के नेगेटिव चार्ज था, तो ये आ गया। ओपन फॉर्म में इसको लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन की यहाँ पे एडिशन हो रही है। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड रिमूव होके यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करा है। ठीक है, फिर इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव हो गया मीन्स यहाँ से एक क्लोरीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, OAlCl2 COR HCl यहाँ से आपके पास HCl रिमूव हो गया। ठीक है ना, -HCl हो गया। फिर हमने इसमें क्या किया,
वाटर। वाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा OHCOR, यहाँ से आपके पास आएगा AlCl2 नेगेटिव, ये आपके पास यहाँ से एलिमिनेट आउट हो गया। ओके, ये तो आपके पास था इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। उसके बाद है इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म फॉर प्राइस रीअरेंजमेंट। सो इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में आपके पास सेम हमने यहाँ पर लिया है फिनोलिक एस्टर प्लस रिडरक्राफ्ट कैटलिस्ट लिया है। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर यहाँ पर देखा था इस वाली मैकेनिज्म में, इसमें भी क्या हो रहा था, यहाँ पे AlCl3 अटैच्ड हो रहा था ना इस पर। यहाँ पर आप देखो AlCl3 और OCOR सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करें इन दोनों डायग्राम्स में, स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पे अटैच्ड हुए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड की ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगेगा। और ये जो आपके पास 3 डायग्राम है 1 2 3, ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो इसी की तरह रहेगा। तो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर प्राइस रीअरेंजमेंट में। बाकी आप देख सकते हो ये सेम रहेंगे, जैसे ऊपर आपके पास डायग्राम थे वैसे ही नीचे है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, लास्ट हम बात कर लेते हैं डायज़ोनियम कपलिंग की। डायज़ोनियम कपलिंग में आपके पास ये एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट जो कि ये है, रिएक्ट करते हैं फिनोल्स के साथ या फिर नेफ्थोल्स या फिर एरोमेटिक अमाइंस के साथ। ठीक है, और आपके पास फॉर्मेशन देते हैं हाईली कलर्ड एजो कंपाउंड की, जिसे हम एजो डाइज भी कहते हैं। ठीक है, द एजो कंपाउंड आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस एज डाइज। अबाउट हाफ ऑफ द डाइज इन इंडस्ट्रियल यूज टूडे आर एजो डाइज। तो ये इंपॉर्टेंस होगी इसकी और ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, ArN2 पॉजिटिव प्लस AR-H, ये क्या दे रहा है, ArN डबल बॉन्ड N AR-+H, तो ये क्या है, एजो कंपाउंड है। तो ये एजो कंपाउंड आपके पास किस में बन रहा है, डायज़ोनियम कपलिंग में बन रहा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।